चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। पिछली वीडियो में हम लोग जो है अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे थे आप लोगों से कि अपॉइंटमेंट जो होता है ऑडिटर का, उसके लिए क्या क्या होता है। तो कुछ बातें हमने उस वीडियो में जानी, बाकी बची हुई बातें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 में हम लगातार पढ़े हैं। तो 139 में हम लोगों ने पढ़ा है। 139 में हम लोग पढ़ेंगे 139 में कि आज कि फर्स्ट ऑडिटर और जो सबिस्क्वेंट ऑडिटर है उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। देखो, फर्स्ट ऑडिटर का मतलब प्रथम अंकेक्षक होता है, और प्रथम अंकेक्षक का मतलब होता है कि ऐसा ऑडिटर जो जब कंपनी जिस साल में अस्तित्व में आई है, एग्जिस्टेंस में आई है, उस वर्ष में जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं प्रथम अंकेक्षक। क्या बोलते हैं उसको? प्रथम अंकेक्षक। और पहले के बाद फिर जब कंपनी लगातार चलती रहती है तो पहला जब तुम्हारी एजीएम होती है तब तक, उस एजीएम के बाद फिर जितने भी ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं वो सब कहलाते हैं सबिस्क्वेंट ऑडिटर्स, यानी अनुगामी अंकेक्षक, यानी आगे के अंकेक्षक। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑडिटर की कि प्रथम अंकेक्षक की जो नियुक्ति की जाती है वो कैसे की जाती है। ठीक है, तो दो तरह की कंपनियों को हम लोग एनालिसिस करेंगे इसके अंदर, जो बुक्स में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी। तो किताब की भाषा ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किताबों में लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है। बस दो उन्होंने बातें कही हैं कि गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो हम भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अपॉइंटमेंट की सारी बातें 139 में होती हैं, ये आपको पता ही है। तो देखिएगा, इसका जो है हमें चार्ट के माध्यम से आप लोगों को एनालिसिस कराता हूँ कि यहाँ पर देखिए लिखेंगे फर्स्ट ऑडिटर। क्या लिखें आप लोग? अपॉइंटमेंट हम लोग कर ही रहे हैं, और अपॉइंटमेंट आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फर्स्ट ऑडिटर की बात करेंगे। प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। क्या लिखें? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। पहला अंकेक्षक का मतलब जब जिस साल कंपनी ने जन्म लिया है, जिस साल कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है आया है, जो है उसका अस्तित्व में आई है, उसमें जब अपॉइंट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑडिटर। भाई ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ऑडिटर है, ये फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट हम लोग करेंगे, ये दो तरह की कंपनियों में हम लोग लेके चलेंगे। एक हम लोग इसको लिखेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, और एक लोग हम लोग लिखेंगे इसको गवर्नमेंट कंपनी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ओके, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यानी हम इसको बोलेंगे गैर सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिख देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। क्या लिख देते हैं इसको? गवर्नमेंट कंपनी। दो भागों में हम लोग लेके चलेंगे। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करें तो इसको हम लोग सरकारी कंपनी, क्या होगा? सरकारी कंपनी। ठीक है, प्रथम अंकेक्षक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दो तरह के पार्ट करे हमने, नॉन गवर्नमेंट और इसमें कौन सा करा हमने? गवर्नमेंट। देखो, इसमें ये तो तुमको जानना ही है, जान ही चुके हैं कि हम जो सारी बातें कर रहे हैं वो सेक्शन नंबर 139 में ही बातें कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट की जो भी बातें आपसे हो रही है वो सब सेक्शन नंबर 139 में हो रही हैं। तो 139 में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जो बात करेगा, उसके सब सेक्शन कौन कौन से हैं ये भी अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा है, और नहीं हो तो वैसे इतना ही सफिशेंट है। तो देखिए, यहाँ पर जो बात करेगा वो 139(6) में बात करेगा आपसे। सेक्शन नंबर 139(6), यानी फर्स्ट ऑडिटर में नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंटमेंट जो होता है, यानी गैर सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति जो की जाती है, 139(6) में इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर 139(7) यानी 139(7) में इसके बारे में बात बताई गई है कि सरकारी कंपनी जो होती है उसके सेक्शन 139(7) में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गैर सरकारी कंपनी की तरफ हम लोग चलते हैं।
गैर सरकारी कंपनी की तरफ हम लोग चलते हैं तो देखिए जिस साल में कंपनी ने जन्म लिया है उस साल में जब अपॉइंटमेंट किया जाता है ऑडिटर का, तो ऑडिटर की जो नियुक्ति की जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है, संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। और जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। तो पहली बात क्या है इसके अंदर कि कौन करेंगे, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी। कितने दिनों के अंदर की जाएगी? 30 दिनों के अंदर। कौन से 30 दिनों के अंदर? जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ उसके 30 दिनों के अंदर, ठीक है ना। तो विद इन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, विद इन 30 डेज़, ठीक है, विद इन 30 डेज़ 30 दिनों के अंदर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करते ही 30 दिनों के अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए। और इस अपॉइंटमेंट को कौन करता है स्टूडेंट्स? इस अपॉइंटमेंट को करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। कितने दिनों के अंदर किया जाता है? 30 दिनों के अंदर। पंजीकरण के 30 दिनों के अंदर आपका क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। कौन करेगा? संचालक मंडल करेगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात हम लोग इसके अंदर समझेंगे कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा नहीं कर पाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिनों के अंदर अपॉइंट अगर नहीं कर पाता है, तो फिर लिखा हुआ है बुक्स में कि 90 दिनों के अंदर EGM में यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा, है ना, जो मेंबर्स हैं कंपनी के उनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। यानी इसके अंदर बात निकल के आती है, अगर ये फुलफ़िल नहीं होता है, ये लोग इसको कवर नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आता है कि फिर हम लोग कितने दिनों के अंदर, कह रहा है कि 90 दिनों के अंदर, किसके द्वारा? 90 दिनों के अंदर, ठीक है, 90 दिनों के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। लिखते हैं विद इन। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि अगले 90 दिन में है या इसमें कुल मिला के जो है दोनों को शामिल करते हुए 90 दिन है, ऐसा बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ, मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैं भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। विद इन 90 डेज़, 90 दिनों के अंदर, ठीक है, 90 दिनों के अंदर। अब ऑफ किसका मुझे पता नहीं इसके अंदर, क्योंकि बुक में नहीं है। तो 90 दिनों के अंदर कौन करता है इसमें अपॉइंटमेंट? इसमें किया जाता है मेंबर्स के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मेंबर्स के द्वारा, सदस्य के द्वारा। किसमें? कौन सी मीटिंग में? EGM में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, EGM में, असाधारण वार्षिक सभा में सदस्य के द्वारा 90 दिनों के अंदर अपॉइंटमेंट किया जाता है। ध्यान रहेगी आप लोगों को ये। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यह जो रहेंगे ये कब तक रहेंगे आप लोगों के? ये जो रहेंगे CA पहले वाले जो ऑडिटर रहेंगे कब तक रहते हैं? जो तुम्हारी फर्स्ट AGM होती है उसके जब तक कंक्लूज़न नहीं आ जाते हैं, जब तक उसके निष्कर्ष नहीं आ जाते हैं, तब तक इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। यानी ये इसकी बात करूँ मैं तो कब तक रहेंगे? टिल द कंक्लूज़न ऑफ फर्स्ट AGM। कब तक रहेंगे ये? प्रथम AGM के निष्कर्ष तक, ठीक है। यानी जो AGM मीटिंग होगी पहली, उस AGM की मीटिंग के आप जो है कंक्लूज़न तक इनको रख सकते हैं। उसके बाद फिर फैसला होगा कि कौन अपॉइंटमेंट करेंगे। तो फिर तो मेंबर्स ही अपॉइंटमेंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वही करते हैं। तो ये इसमें बात आ गई है। ध्यान रखेंगे पहला 90 दिन, पहला 30 दिन। इसमें पहला ध्यान रखना है कि गैर सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति 139(6) में कही गई है। क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। कौन करेंगे? संचालक मंडल करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो 90 दिनों के अंदर फिर मेंबर्स करेंगे। कौन सी मीटिंग में? EGM में। और कब तक रहेंगे ये सब? प्रथम AGM के कंक्लूज़न तक ये रहेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम लोग इस पर जाते हैं, तुम्हारी जो है सरकारी कंपनी पे चलते हैं। सरकारी कंपनी पे हम लोग चलते हैं तो सरकारी कंपनी की बात करते हैं। देखिए सरकारी कंपनी में सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ पर 30 दिन लिखा हुआ है और यहाँ पे इसमें 30 दिन लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 दिन लिखा हुआ मिलेगा। विद इन 30 डेज़, यहाँ पर लिखा होगा विद इन 60 डेज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन।
विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब ये अस्तित्व में आई है यानी इसका पंजीकरण हुआ है, उस पंजीकरण के 60 दिनों के अंदर अंदर इसमें फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, प्रथम अंकेक्षण का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। कौन करेगा अपॉइंटमेंट करता है यहाँ पर कैग। कौन करता है? कैग। किसके द्वारा किया जाएगा? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक लेखा परीक्षक। देखिए कैग एक संस्था होती है, सरकारी संस्थाएं, सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब का जो ऑडिटर होता है वो कैग के द्वारा किया जाता है। कैग एक ऐसी संस्था है जिसमें कैग की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा पास किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कैग की नियुक्ति। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सरकारी कंपनी या सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आने वाली जितनी भी वित्तीय संस्थान हैं उन सब का जो भी ऑडिटर किया जाता है वो कैग के द्वारा किया जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक लेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर किसके द्वारा करेंगे? कैग के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? कैग के द्वारा। और अगर कैग नहीं कर पाता है 60 दिनों में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता है तो अगले 30 दिनों में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर अगले 30 दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। यानी अगर ये फुलफ़िल नहीं कर पाते स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज़, अगले 30 दिन के अंदर किसके द्वारा अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए? फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, ठीक है ना, डायरेक्टर लोग फिर अपॉइंटमेंट करेंगे अगले 30 दिन में, ठीक है ना। किस में करेंगे? अगले क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कैग के द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है तो फिर नियुक्ति कौन करेगा? तो आप लोग कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो भी अगले 30 दिनों में, याद रहेगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 30 डेज़ आ गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर ये भी अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया, मान लीजिए 60 दिन भी हमारे कवर हो गए, यहाँ पर आ गया 30, 90, हाँ यहाँ 60, 30 और फिर 60, अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो फिर अगले 60 डेज़ यानी नेक्स्ट 60 डेज़ में क्या कहा गया है कि 60 दिनों में, ठीक है ना, 60 दिनों में फिर EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर ही यहाँ पर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे अगर ये फुलफिल हो जाता है तो यहीं पे दोनों की बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर ये नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये नहीं कर पाता है तो फिर कौन करेंगे? फिर EGM करेंगे। EGM में मेंबर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बैठाई जाएगी और उसके अंदर मेंबर्स जो है अपॉइंटमेंट कर देंगे। इनका भी जो अपॉइंटमेंट होगा वो कब तक रहेगा? उनका भी अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट EGM। ये भी प्रथम वार्षिक साधारण सभा जो होगी उसका जब तक कंक्लूजन नहीं आएगा, रिजल्ट्स नहीं आएगा, तब तक ही अपॉइंटमेंट रहेंगे। तो आपको याद रखना है, ठीक है। गैर सरकारी कंपनी में याद रखना है आपको 30-90, ऐसे याद रखिएगा बस, ठीक है। कैसे याद रखना है? 30-90, 30 दिन पहले डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर करना है। दूसरे में आप लोग याद क्या करेंगे? 90 दिन में कौन करता है? EGM। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 60, 30, 60, ठीक है। 60 दिन में बात करें तो कौन करेगा? पहले कैग करेगा। अगर नहीं कर पाया है तो फिर कौन करेगा? फिर करेगा यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिनों के अंदर। अगर वहाँ भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता तो फिर EGM करेंगे। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर। बोलो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों का? चलिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा अब हम बात करेंगे आप लोगों से सबिस्क्वेंट यानी आगामी की बात करेंगे। ये फर्स्ट ऑडिटर की बात चल रही थी, प्रथम अंकेक्षण की। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम आपसे बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सबिस्क्वेंट ऑडिटर यानी आगामी अंकेक्षरों की बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। आगामी अंकेक्षक का मतलब हो गया कि जो AGM जब पहली बार हो जाती है तो उस AGM के बाद जब अपॉइंटमेंट किए जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सबिस्क्वेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको?
सबिस्क्वेंट, तो अपॉइंटमेंट ऑफ सबिस्क्वेंट ऑडिटर, अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति। ठीक है, अनुगामी अंकेक्षक को भी उसी कैटेगरी में बांट लेते हैं हम लोग। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गैर सरकारी कंपनी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकारी कंपनी। ठीक है, अगर इनके सेक्शन की बात की जाए तो ये 139(1) में कही गई है और ये 139(5) में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 139(1), इसकी सेक्शन है 139(1) और इसकी सेक्शन है 139(5). ओके, 139(5) में गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बता रहा है कि अनुगामी अंकेक्षण सरकारी कंपनियों में कैसे अपॉइंट होगा, और 139(1) आपको बता रही है कि अनुगामी अंकेक्षण 139(1) के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप लोग सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो होगा वो शेयर होल्डर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, शेयर होल्डर के द्वारा किया जाता है। और शेयर होल्डर किस में करेगा, शेयर होल्डर AGM में ही आते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अनुगामी अंकेक्षण यानी पहले अंकेक्षक के अलावा जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो किसके द्वारा किया जाता है, शेयर होल्डर के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, अंशधारियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, अंशधारियों के द्वारा। और ध्यान रखना कि इसकी जो सूचना है वो 15 दिनों के अंदर 15 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। ठीक है ना, कौन करेगा, शेयर होल्डर करेगा, AGM में करेगा, 15 दिनों के अंदर इसकी सूचना पहुंच जानी चाहिए। ये बात ध्यान रखेगी आप लोगों को। अच्छा, इनका पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था कि इनका पीरियड कब से रहेगा, जैसे ये फर्स्ट ईयर से शुरू हुए, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में सॉरी फर्स्ट AGM हो गया, तो इनका अपॉइंटमेंट कब तक रहेगा, 6th ईयर तक। इनका जो टेन्योर रहेगा वो कितना रहेगा, 6th ईयर तक, यानी 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे। ठीक है, ऐसी थर्ड वाला जो होगा वो कब तक होगा, 7th ईयर के लिए, ऐसे करके चलेंगे, यानी इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो ये अनुगामी अंकेक्षक होते हैं, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ चलें तो सरकारी कंपनी की बात करते हैं। तो सरकारी कंपनी में तो अपॉइंटमेंट एक ही आदमी करता है जिसका नाम होता है कैग। आपको बस ध्यान ये रखनी है, कौन करेगा यहाँ पर, कैग करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कैग जब करेगा तो ये भी क्या काम करेगा कि कैग जब अपॉइंटमेंट करता है तो 180 दिन के अंदर इसकी सूचना 180 डेज़, इसके अंदर 180 दिन के अंदर इसकी सूचना जो है वो ROC को पहुंच जानी चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पहुंच जानी चाहिए। बस इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो 180 दिन के अंदर इसकी सूचना जो है पहुंच जानी चाहिए। कौन करता है इसका अपॉइंटमेंट, कैग करता है। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो नेक्स्ट AGM के निष्कर्ष तक रहता है। कब तक रहता है, नेक्स्ट AGM के कंक्लूज़न तक, यानी इनका अपॉइंटमेंट अगले 1 साल तक के लिए हुआ। इसका मतलब तो ये कहना चाह रहा है नेक्स्ट AGM तक के लिए ये रहता है, फिर मीटिंग होगी, फिर वो भी नेक्स्ट AGM तक रहेगी। तो ये तुम्हारी बात जो होती है वो सबिस्क्वेंट ऑडिटर की बात हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसकी बात कर ली हमने, अपॉइंटमेंट ऑफ सब ऑडिटर की बात कर ली, सबिस्क्वेंट ऑडिटर की, नॉन गवर्नमेंट में ऐसे और गवर्नमेंट में ऐसे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपसे कि अगर जो है आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तब कैसे होगा। चलिएगा इसके बारे में बात करते हैं आपसे। ये देखिए, चलिए अगर मान लीजिए वैकेंसी हो जाती है, यानी ऑडिटर जो है वो किसी भी तरीके से अगर अपॉइंट नहीं हो पा रहा है और उसके अपॉइंटमेंट ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो फिर कैसे किया जाएगा। तो कंडीशन बनती है, इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। क्या बोलते हैं इसको, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी का मतलब हो गया आकस्मिक रिक्तियाँ, आकस्मिक रिक्तियाँ। ठीक है, आकस्मिक रिक्तियाँ। देखिए आकस्मिक रिक्तियों का मतलब होता है कि ऐसी रिक्तियाँ जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो कभी भी हो सकती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आकस्मिक रिक्तियाँ बोलते हैं।
जो कभी भी घटित हो सकती हो, जिनके बारे में हमें पहले से ही जानकारी ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैजुअल वैकेंसी। ये कैजुअल वैकेंसी कौन कौन सी हो सकती हैं? डेथ हो जाए, मृत्यु हो सकती है, तुम्हें पता थोड़ी है कि मृत्यु पूछ के आएगी, मृत्यु हो सकती है, या रिज़ाइन दे दे, वो अचानक से खाली हो जाए, पता नहीं कब रिज़ाइन दे दे, किस बात पे रिज़ाइन दे दे, या वह व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, या वह व्यक्ति अयोग्य, कानून के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाए। जब अपॉइंटमेंट था जब और एलिजिबिलिटी थी, अब और एलिजिबिलिटी है, ठीक है, या पागल हो जाए, या फर्मी व्यक्तित्व हो जाए, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी आकस्मिक रिक्तियाँ हो सकती हैं। लिखना चाहो लिख सकते हैं आप लोग इन बातों को कि आकस्मिक रिक्तियों का मतलब क्या हो गया आपका। आकस्मिक रिक्तियों का मतलब हो गया कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर डेथ, ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग कि डेथ, मृत्यु हो गई हो, तब उसको अचानक मृत्यु हो गई तो उसको आकस्मिक रिक्ति कहा जाता है। यानी अवधि समाप्त होने से पहले, जो भी उसका टेन्योर है उससे पहले पहले यानी 5 साल का पीरियड था, 5 साल के पीरियड से पहले वैकेंसी हो जाती है तो उसको आकस्मिक रिक्ति कहा जाता है। तो पहला क्या आ जाएगा इसमें? डेथ, ठीक है ना, मृत्यु आ गई। मृत्यु के बाद आप लोग इसमें क्या कह सकते हैं? रिज़ाइन दे दिया उसने, ठीक है, त्यागपत्र दे दिया हो, तब ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है, रिज़ाइन दे दिया हो, त्यागपत्र दे दिया हो, तब ये बात बन सकती है। या उसने क्या काम करा हो कि उसका जो स्वास्थ्य है वो बेकार हो गया हो, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि बैड हेल्थ, ठीक है, इसका स्वास्थ्य बेकार हो गया हो, ठीक है, बुरा स्वास्थ्य हो गया हो, जिसके कारण से वो काम करने में अब असमर्थ महसूस कर रहा हो। या फर्म क्या है? डिज़ोल्व हो गई हो, फर्म समाप्त हो गई हो, ठीक है, फर्म विघटित हो गई हो, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। फर्म विघटित के अलावा और क्या हो सकता है? वह व्यक्ति पागल हो गया हो या दिवालिया हो गया हो, ठीक है, पागल हो जाना, ठीक है, अनसाउंड माइंड, ठीक है, पागल हो जाना या दिवालिया हो जाना, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, यही लिख देता हूँ, इंसॉल्वेंट हो जाना, दिवालिया हो जाना या अयोग्य घोषित हो जाना कानून के द्वारा। ये कानून के द्वारा ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो मैंने मेन यहाँ पर लिख दी है। तो ऐसे करके अगर कोई वैकेंसी होती है इन कारणों से तो उसको कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्तियाँ। हमने पहला पढ़ा फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, प्रथम अंकेक्षण की। फिर प्रथम अंकेक्षक के अलावा जब दूसरा, तीसरा, चौथा हर साल की जो अपॉइंटमेंट की जाती है उसका कैसे किया जाता है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और अब कह रहे हैं कि अगर बीच में कोई अपॉइंटमेंट खाली हो जाता है, वैकेंसी हो जाती है, तो फिर उसका अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, उसको इन्होंने कहा है कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्तियाँ। तो वही हम दो तरीके से पोर्शन करेंगे स्टूडेंट्स इसका। एक तो हम लोग करने वाले हैं इसकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए और एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए, ठीक है। तो यहीं लिखेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी गैर सरकारी कंपनी, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं सरकारी कंपनी, ठीक है, इसके बारे में। अब इन दोनों के बारे में क्या बातें होती हैं ये हमको समझ लेना है, ठीक है। अचानक खाली हो जाती है तब कैसे होगा ये हमको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनकी जो बातें होंगी आकस्मिक रिक्तियों की 139(8) में ये सारी बातें होंगी। 139(8) ध्यान रखना है, सेक्शन 139(8) आपको याद रखना है। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति जो हमने की थी वो 139(6) और 139(7), गैर सरकारी के लिए 139(6) और इसके लिए 139(7। फिर हमने क्या करा था सब्सिक्वेंट के लिए, गैर सरकारी के लिए 139(1) और उसके लिए 139(5), ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए। और यहाँ पर आकस्मिक के लिए क्या कर रहे हैं 139(8), 139(8) ध्यान रहेगी आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर कोई खाली हो जाती है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? संचालक मंडल। और कितने दिनों के अंदर करेगा? 30 दिनों के अंदर करेगा, ठीक है। तो आकस्मिक अगर वैकेंसी हो जाती है तो सबसे पहली बात तो कौन करेगा?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, संचालक मंडल करेगा। कौन करेगा स्टूडेंट्स? संचालक मंडल। कितने दिनों के अंदर करेगा? 30 दिनों के अंदर करना होगा। जैसे ही वैकेंसी हो जाती है तो उस वैकेंसी के 30 दिनों के अंदर उसको अपॉइंटमेंट कर देना पड़ेगा। ठीक है, कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें हम लोग, तो गवर्नमेंट कंपनी की तरफ हम लोग चलते हैं तो यहाँ भी कौन करेगा? तुम लोग जानते हो सरकारी कंपनी में से हमेशा कैग करता हुआ आ रहा है, तो कैग द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? कैग के द्वारा। कितने दिनों के अंदर की जाएगी? यहाँ भी 30 दिनों के अंदर की जाती है। कितने दिनों के अंदर की जाती है? 30 दिनों के अंदर की जाती है। हाँ, लेकिन इसमें एक क्लाउज और पड़ा हुआ है कि अगर कैग अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं, कैग यानी कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं किसी ऑडिटर की, तो ऐसी कंडीशन में फिर कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कौन करेंगे? संचालक मंडल करेंगे। और कितने दिनों के अंदर करेंगे? 30 दिनों के अंदर ही करेंगे। कितने दिनों के करेंगे? 30 दिनों के अंदर। इसमें भी लिखा हुआ नहीं है कि अगले या पिछले। तो अब देखो कॉमन सेंस की बात है, 30 दिन जब पूरे हो गए जब भी तो यहाँ पर होगा, तो अगले 30 दिन ही होंगे और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए कैग के द्वारा किया जाएगा और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाएगा। कितने दिनों के अंदर किया जाएगा? 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। ठीक है, ये हमने कैजुअल वैकेंसी को पकड़ लिया है। एक क्लाउज और आता है कि अगर उसने रिज़ाइन दिया है तो कैसे करेंगे? तो रिज़ाइन देने पर क्या होता है कि डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन डायरेक्टर क्या करते हैं कि अपॉइंटमेंट करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर इसकी संस्तुति करके AGM में इनको पेश करना होता है। वो रिज़ाइन की बात है, बस रिज़ाइन में आएगा तो वहाँ आपको डिस्कशन कर दूंगा, फ़िलहाल इतना समझिएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, कैजुअल वैकेंसी के बारे में हमने जान लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, पुनर्नियुक्ति। इसको मैं कर देता हूँ साफ कि क्या पुनर्नियुक्ति किसी भी CA की जा सकती है? पहली बात तो ये आ सकती है। ठीक है, चलिएगा हम इसको देखते हैं। रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट 139(8) पढ़ लिया हमने इसमें। चलिएगा, रीअपॉइंटमेंट के बारे में जो बात कही जा रही है वो 139(9) में कही जाती है। रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति। ठीक है, पुनर्नियुक्ति ऐसी लिखा जाएगा, पुनर्नियुक्ति देख लेना है। 139(9) में ये बातें कही गई हैं। सेक्शन नंबर 139(9) में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि रीअपॉइंटमेंट क्या होता है, पुनर्नियुक्ति क्या होती है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के बारे में अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या किसी ऑडिटर की रीअपॉइंटमेंट हो सकती है? तो तुमने अभी पढ़ा कि एक टेन्योर छोड़ने के बाद, तो इसका मतलब हो सकती है। पुनर्नियुक्ति का मतलब है कि दोबारा कभी हो सकती है, तो हो सकती है, ये बात श्योर है कि रीअपॉइंटमेंट का किया जा सकता है। यस, हाँ, अंकेक्षक को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। तो फिर ये कह रहे हैं कि फिर नियुक्ति दोबारा कब नहीं हो सकती? यह भी क्वेश्चन राइज होता है कि नियुक्ति दोबारा कब नहीं हो सकती। तो आप लोग लेंगे नियुक्ति नहीं हो सकती, नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कब नहीं हो सकती। तो देखिए, पहली बात कि वह व्यक्ति अनिच्छा प्रकट कर दे, वह व्यक्ति खुद मना कर दे कि मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, खुद ही वो मना कर दे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह व्यक्ति मना कर रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, अनिच्छा जाहिर कर दी। वह व्यक्ति खुद स्वयं मना कर दे, स्वयं मना कर दे, तब जो है वह व्यक्ति दोबारा ऑडिटर नहीं बन सकता, स्वयं मना करने पर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपके पास? अनिच्छा। ठीक है ना, वो बता दे कि मैं नहीं बनना चाह रहा साहब। ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट होना ही नहीं चाहता हूँ। जब वो अपॉइंटमेंट होना ही नहीं चाहता है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें कि विशेष प्रस्ताव पास कर दिया जाए, विशेष प्रस्ताव पास कर दिया जाए, यानी स्पेशल रिजोल्यूशन लाया जाए, विशेष प्रस्ताव पास कर दिया जाए, विशेष प्रस्ताव पास करके, ठीक है,
विशेष प्रस्ताव का मतलब हो गया कि सभी एजीएम की मीटिंग में मेंबर्स आए और मेंबर्स ने एक जो है रिजोल्यूशन पास किया कि भाई हम इस सीए को अपॉइंट करना नहीं चाहते हैं, हम दोबारा अपॉइंटमेंट करना नहीं चाहते। सब मिले और मिलकर ये फैसला कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशेष प्रस्ताव पास करके। ठीक है, क्या बोलेंगे, विशेष प्रस्ताव पास करके। और तीसरे नंबर की बात आती है कि अगर वो एलिजिबल नहीं है, अयोग्य है, ठीक है, तीसरे में क्या आ जाएगी, एलिजिबल, ठीक है ना, नॉन एलिजिबल, यानी अयोग्य है, अगर वो उस पद की योग्यता को पूरा नहीं करता है तब भी वह नहीं बन सकता है। पद की योग्यता को पूरा नहीं करता है, यानी जैसे सीए होना चाहिए, योग्यता को पूरा नहीं करता है। खैर ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए, सीए तो होता ही है कि मतलब कि पहले उस समय हो सकता है कि उसको कुछ शिक्षा, कुछ एजुकेशन ऐसी पास करनी पड़ती हो, फिर बाद में वो रेगुलेशन बदल दिया गया हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। पद की योग्यता को पूरा नहीं करता है, यानी उस पद के एलिजिबल नहीं है, उस पद के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं है, या उस पद के बराबर उसकी फ़िज़िकल एजुकेलिटी नहीं है, या मानसिक रूप से विकृत है, कुछ ऐसा हो सकता है, जैसा भी हो। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी बात इनमें से होगी तो वह व्यक्ति दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। और इनके अलावा अगर है तो वो नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि 139(9) के बाद एक आता है 139(10), ठीक है, 139(10), हैंड टू हैंड हम उसको भी समझ लेते हैं। 139(10) किसके बारे में आता है, वो आता है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, स्वतः पुनर्नियुक्ति। चलिएगा उसको एनालिसिस कर लेते हैं। 139(10) में ये बातें की गई हैं। 139(10) रीअपॉइंटमेंट वो है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, ठीक है ना, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। 139(10) में वो बातें की गई हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक और लिख देता हूँ, ऑटोमेटिक, ठीक है, स्वतः पुनर्नियुक्ति। ओके, स्वतः पुनर्नियुक्ति कौन से सेक्शन में बात की गई, 139(10) में बात की गई है। देखो, जब 139(10) में ये कहा गया है कि जहाँ पर एजीएम की मीटिंग में यह फैसला नहीं हो पाता है, या एजीएम में या जो है कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो पुराना वाला जो ऑडिटर होता है वही अपने आप ही आपका ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है अगले पीरियड तक के लिए। उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, अभी ऐसे समझो इसको कि जैसे तुम लोगों ने बैंक में कोई एफडी करा रखी है, तो बैंक में जब आप एफडी कराते हैं तो 1 साल की एफडी आप लोगों ने कराई, 1 साल का आप लोगों ने फिक्स डिपॉजिट कराया। वो जो 1 साल का एफडी आप लोगों ने कराया है, तो अगर आप उसे रिन्यू कराना नहीं चाहते हैं तो क्या वो बंद हो जाती है, या क्या वो वापस कर देते हैं, या क्या वो 1 साल तक के लिए ही रहता है? नहीं, वो आपका 1 साल तक के लिए नहीं रहता है। वो आपका क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक अगले साल के लिए रिन्यू हो जाती है। यानी किसी ने 1 साल की करा रखी है तो वो उस पीरियड के बाद ऑटोमेटिक 1 साल के लिए फिर दोबारा जो है एफडी हो जाती है। लेकिन उसका पीरियड अगर किसी का 3 साल का है तो वो फिर अगले वाले 3 साल तक के लिए हो जाती है, और अगर किसी का पीरियड 5 साल तक के लिए तो वो ऑटोमेटिक अगले वाले 5 साल तक के लिए हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उसके लिए वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही शर्तें, वही कंडीशन अप्लाई होती हैं जो पहले वाले के लिए होती हैं, जो पहले वाले में लिखी हुई है। वो यह मानकर कि एक्चुअली में क्या है ना कि अकाउंट्स में आप लोगों ने लॉ में पढ़ा था, बीआरएफ में, कि अगर कोई व्यक्ति सामने से किसी चीज़ का इनकार नहीं करता है तो उसको मूक सहमति मानी जाती है ना, मूक सहमति। तो इसको क्या माना जाता है कि सामने वाला इसका मतलब क्या कह रहा है कि इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए वो क्या काम करता है कि यह मान लिया जाता है कि वो इस बात के लिए एग्री है। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर होती है कि अगर कोई एजीएम में अगर कोई मीटिंग में एजीएम में कोई फ़ैसला नहीं हो पाता है, कोई डिसीजन नहीं हो पाता है, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं होता है, तब ऐसी कंडीशन में वही व्यक्ति, जो पुराना व्यक्ति है, वही व्यक्ति ऑडिटर बन जाता है, वही व्यक्ति सीए बन जाता है। ठीक है, चलिए अपॉइंटमेंट में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, और लगभग ठीक है ना, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली हैं लगभग। बाकी तो परफेक्ट तो कभी हो नहीं सकता। देखिए, परफेक्ट के लिए तो आप लोगों को बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और एजुकेशन तो ऐसी जितना डीप जाएंगे उतना ही आप लोग, ये तो सागर है, अथाह है,
तो इसलिए डीप आप लोग कितना भी जा सकते हैं, और उसके लिए बुक ज़रूर पढ़िए, और विभिन्न विभिन्न तरह के राइटर्स की बुक है उनको पढ़िए। अब उन जितना जानता है, जितने को मेरे को नॉलेज है थोड़ी छोटी मोटी, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है, जैसे भी करा है। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर अगला टॉपिक लेकर आएंगे। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगल में हो, इसी कामना के साथ आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। चलिए।